ओके गाइस, हेलो। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो ऑफ द बीएस। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट करा है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं दैट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये दो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पहले मैं पढ़ता हूँ डेफिनेशन, उसके बाद तुमको एक्सप्लेन करता हूँ हिंदी में कि होता क्या है। ठीक है, सी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी merely means granting of authority to subordinates to operate within prescribed limits। अब देखो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि जब टॉप लेवल मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट से या फिर हर लेवल पर, जो ज़्यादातर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर हर चीज़ तक टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं पहुंच पाता तो वो अपने अंडर में कुछ पर्सन्स अपॉइंट करता है, असाइन करता है, जो उन पर्टिकुलर लोगों पर ध्यान रख सके या फिर उनको गाइड कर सके, उनको मैनेज कर सके। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन्स को, एग्जीक्यूटिव्स को अपनी स्किल्स, नॉलेज और सीनियरिटी के बेसिस पर हमने कुछ अथॉरिटीज़ ग्रांट करी है। प्लस उन अथॉरिटीज़ के साथ हमने उनको टास्क और ड्यूटीज़ बता दी कि तुम्हारी अथॉरिटीज़ क्या क्या है। मतलब तुम किन किन को कंट्रोल कर रहे हो, किन किन बंदों को मैनेज करने वाले हो, तुम्हारे हाथ में डिसीजंस पावर क्या है, किस लेवल तक के डिसीजन तुम खुद से ले सकते हो, तुम्हारी और क्या क्या पावर से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में तुम क्या काम कर सकते हो, किस चीज़ में इनिशिएटिव ले सकते हो, किस चीज़ में तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ तुम बिना परमिशन के भी एक्सेस कर सकते हो। ये अथॉरिटीज़ देना विद द रिजल्ट ऑफ ड्यूटीज़ एंड टास्क, कि उनको एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ एंड टास्क भी इस अथॉरिटी को मेंटेन करते हुए परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ का मतलब ये होता है कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को या एग्जीक्यूटिव्स को अथॉरिटीज़ ग्रांट करना, उनकी ड्यूटीज़, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके टास्क के बेसिस पर। ठीक है, और डेफिनेशंस है यहाँ पे। डेलीगेशन इज दैट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बाय विच an executive makes it possible for others to share the work of carrying out company purpose. Is also includes the process of assigning duties, responsibilities and authority to those who aspects will aid him in doing the work। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब हमने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, साथ में हमने उनको काम भी दे दिया और उस काम को करने की अथॉरिटी भी दे दी। ठीक है, दिस इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी विद अदर्स। हमने क्या बोला, वर्क शेयर करना और अथॉरिटीज़, किसकी क्या क्या अथॉरिटीज़ है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन द एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जब वर्क डिवाइड करा था ना, हमने प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क मतलब हमने अलग अलग काम को अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया। अब जो हमने अलग अलग काम अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है, तो हर काम करने वाली जो टीम होगी, उस टीम का एक लीडर हम बनाएंगे ना, जो उस पूरी टीम का ध्यान रखेगा और उस पूरी टीम को कंट्रोल करेगा और उनसे काम करवाएगा। तो अगर मैंने किसी एक बंदे को उठाकर उस टीम का कंट्रोल और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने अथॉरिटी ही तो डेलीगेट की है। सो दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दैट इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या करी, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करी। द नेक्स्ट वन इज डेलीगेशन इज ऑलवेज डन विद इन सर्टेन लिमिट्स। मतलब जब भी मैं किसी अथॉरिटी को डेलीगेट करता हूँ, तो उसके साथ में उस पर्टिकुलर पर्सन को, जिसको अथॉरिटीज़ दी है, उसको एक सर्टेन लिमिट्स भी बताई जाती है कि उसके पास कितनी पावर्स है, क्या क्या पावर्स है, किस हद तक वो डिसीजन ले सकता है। मतलब उसको उसकी लिमिट्स समझाई जाती है कि वो क्या क्या डिसीजन ले सकता है और किस बेसिस पर काम कर सकता है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन is an essential part of organizing and managing. A manager manages by guiding and coordinating the
एक्टिविटीज़ ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, मतलब भाई कि जब हमने अथॉरिटीज़ प्रोवाइड कर दी तो फिर उस पर नज़र रखना है और उसके साथ में उनको गाइड करना है अगर कुछ गलत होता है तो, और बाकी के डिपार्टमेंट्स के साथ में क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, तो वो अपन देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें फर्स्ट आता है असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज़। अब देखो, असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज़ का मतलब ये होता है कि जब मैंने अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी, मान लो मैंने एक टीम बनाई, अब उस ग्रुप में जो टीम मैंने बनाई है जिसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैंने बोल दिया कि एक बंदा वहाँ पे उसका हेड है, जो सुपीरियर है, जो सबके काम पर ध्यान रखेगा, सबके काम को कंट्रोल करेगा, सबके काम को गाइड करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा और उनसे पूरा काम करवा कर मुझे रिजल्ट देगा। अब मैंने अथॉरिटी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि कौन किस पे ध्यान देगा और कैसे कंट्रोल करेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टीम को क्या काम करना है ये तो मुझे एक्सप्लेन करना होगा ना। ये मैं किसको एक्सप्लेन करूँगा, उस पर्टिकुलर सीनियर को जिसको मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी है, मैंने जिसकी अथॉरिटी को डेलीगेट किया है, मैंने जिसको अथॉरिटी दी है, मैं उसको काम समझाऊंगा। अब मैं उसको उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड टास्क को असाइन करूँगा कि इस पूरी टीम के साथ मिलकर तुम्हें ये वाला काम कंप्लीट कराना है। दिस इज़ नोन एज असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज़। नेक्स्ट इज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी। भैया काम बांट दिया ना, अब अथॉरिटी बांट दो कि किस लेवल पर काम करने वाले बंदे की अथॉरिटी क्या है। अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर किस लेवल तक डिसीजन ले सकता है, कितने डिपार्टमेंट्स में उसका कंट्रोल है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स पर वो एज अ सुपीरियर काम कर रहा है, ये अथॉरिटी अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ये अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो बंदा होता है ना, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक और प्रिंसिपल भी होता है कि भैया अथॉरिटी सिर्फ वही बंदा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जिसके खुद के पास पहले कोई अथॉरिटी हो। अगर कोई और ही बंदा मन से आके हमको बोल रहा है चलो तुम ये कर लेना, तुम ये कर लेना, तो हम नहीं सुनेंगे। हम किसकी सुनेंगे, जिसको हमको पता है कि हाँ ये किसी एक अच्छे लेवल पर है और इसके पास इतनी पावर्स है कि ये हमको अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ये हमको कोई ऑर्डर दे सकता है। तो अथॉरिटीज़ वही डिस्ट्रीब्यूट करता है जिनके खुद के पास कोई अथॉरिटीज़ होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी कि भैया हमने अथॉरिटीज़ दे दी, हमने वर्क दे दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ टास्क सब दे दी, लेकिन अब वो काम ठीक तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कितना टाइम और लगेगा, किस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उस पूरे काम की अकाउंटेबिलिटी कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी पर काम कर रहे हैं, कब तक काम कंप्लीट होने के चांसेस है, अगर जल्दी हो रहा है काम तो बिगड़ तो नहीं गया, क्वालिटी तो डाइल्यूट नहीं हुई, अगर लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ रॉ मटेरियल्स में, कुछ पावर्स में, कुछ मशीन में, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। अब हमने जो अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी है उस पे हमारी एक नज़र रखना कि काम उसके बाद में सही तरीके से उस पर्टिकुलर टीम में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जिसको अथॉरिटी दी है वो उस अथॉरिटी का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा। ये सारी चीज़ें किस में आती है, अकाउंटेबिलिटी में, कि अथॉरिटी तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उस अथॉरिटी का सिर्फ मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, सो दिस आर द बेसिक 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। पहला असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड ड्यूटीज, सेकेंड ग्रांट ऑफ अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। क्लियर। नाउ तुम्हारी बुक में एक और डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, ये मीनिंग मैंने पहले तुमको बताया हुआ है कि अथॉरिटीज़ अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है। तो एक बार इसका जो डिफरेंस है वो बुक में से पढ़ना, बुक में पूरा टेबल बनाकर इसका डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना क्यों ज़रूरी है, हमको क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना, हमको क्यों अथॉरिटीज़ देनी है। जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं क्यों दूसरों को बांटूँ, पर इसके भी कुछ अलग ही एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस है, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। अब देखो,
अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अगर बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो सीईओ है, जो पार्टनर्स है, ठीक है, जो इन्वेस्टर्स है, वो हर लेवल पर जाकर हर एम्प्लॉयज़ के साथ तो काम नहीं कर सकते ना, या फिर हर चीज़ लेवल पर प्रॉपर फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो सकता ना। तो अगर मेरे पास में टॉप लेवल का बंदा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और वो नीचे सीधे 4 स्टेप नीचे उतर के एम्प्लॉयज़ वाले पोर्शन पर अगर उसको प्रॉब्लम को डील करना है तो वो क्या करेगा, वो एक एक करके हर एम्प्लॉयज़ के पास तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे मैनेज करेगा वो हर एम्प्लॉयज़ के पास जाके उसकी प्रॉब्लम को सुनना, समझना, रिजॉल्व करना और उसको उसका सोल्यूशन देना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जब मैंने अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैंने 5 वर्कर्स को बोला कि ये एक तुम्हारा सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तुम सारे प्रॉब्लम्स इसको बताना, ठीक है। मान लो मेरे पास 25 वर्कर्स थे, तो मुझे 25 की प्रॉब्लम नहीं सुननी है, मैं इन 5 5 को रिप्रेजेंट करने वाले एक एक एग्जीक्यूटिव की बात सुनूंगा। तो मुझे जो पहले 25 से बात करनी पड़ रही थी, अब मैं किससे कर रहा हूँ, सिर्फ 5 से। मान लो अब ये जो 5 मैनेजर्स हैं, जो 5 एग्जीक्यूटिव हैं, इनको बोल दिया कि ये 2 मैनेजर का ग्रुप अलग, 3 मैनेजर का ग्रुप अलग, इन 2 को कोई प्रॉब्लम होगी तो इनके लिए एक सीईओ है, इनको 3 को कोई प्रॉब्लम होगी तो इनके लिए एक सीईओ है। अब मुझे इन 5 की भी नहीं सुननी पड़ रही, मुझे सिर्फ किसकी सुननी है, 2 सीईओ की, एक इसकी और एक इसकी। तो जो पहले मुझे प्रॉब्लम्स 25 लोगों को फेस करना पड़ रहा था, अब मैं सिर्फ कितनों को फेस कर रहा हूँ, 2 को फेस कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2 क्या कर रहे हैं, अब ये 2 अलग अलग में क्या कर रहे हैं, ये इधर 3 मैनेजर्स के साथ, 3 एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील कर रहा है, इधर ये 3 एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील कर रहा है। ये जो अलग अलग 3 एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये अलग अपने 5 5 5 5 लोगों के साथ में डील कर रहे हैं। तो जितने भी टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं, इनको रिलीफ रहता है, ठीक है। ये पहला एडवांटेजेस है, ठीक है, कि हर लेवल पर टॉप लेवल को जाकर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, उनका बर्डन कम हो जाता है। द नेक्स्ट इज क्विक डिसीजन। अब सेम है, अगर मैंने अथॉरिटीज़ बांट दी, तो अथॉरिटीज़ का मतलब है ना कि मैंने पावर्स असाइन कर दी कि तुम किस लेवल तक डिसीजन ले सकते हो, कहाँ तक तुम्हारी लिमिट्स है। तो अब मुझे हर छोटी चीज़ के लिए मुझे सबसे ऊपर नहीं जाना है। अगर मैंने जब अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो इसके जस्ट बाद वाले मैनेजर, मान लो इस पर्टिकुलर 5 वर्कर का जो मैनेजर है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसको पावर्स है कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो अब पहले क्या होता था, पहले वर्कर से गए एग्जीक्यूटिव्स के पास, एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर से सीईओ, सीईओ से क्या, सीईओ से कहाँ तक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक। फिर वहाँ से चीज़ें वापस सॉल्व होते 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 एक एक करके आएगी, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। अब अगर मैंने अथॉरिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी और पावर्स को असाइन कर दिया, तो अब यहाँ पे डिसीजंस क्या हो जाएंगे, क्विक हो जाएंगे। क्यों, अगर एक पर्टिकुलर टीम में प्रॉब्लम आती है और उसके मैनेजर के पास इतनी पावर है कि हाँ वो डिसीजन ले सकता है, तो वो डिसीजन लेगा, असाइन करेगा, कंप्लीट, बाकी वापस से अगला काम शुरू। तो यहाँ पे जल्दी डिसीजन हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, क्विक डिसीजन। द थर्ड इज मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। 5 5 लोगों में काम होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन भी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है। अब 5 टीम बन गई है, 5 टीम आपस में कैसे भी करके कोऑर्डिनेट करके काम कर लेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन का मतलब भी यही होता है कि अगर सिस्टमेटिक तरीके से अलग अलग टीम्स में अलग अलग प्रॉपर कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन के साथ और इफेक्टिव अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के थ्रू अगर काम होगा, तो ग्रोथ अच्छे लेवल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, ठीक है। तो ये थे अपने इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर अपना ये एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन का जो मीनिंग है ना, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, कि मैंने अथॉरिटीज़ को डिस्पर्स्ड कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में मैंने अलग अलग हेड्स को अपॉइंट करके जितनी भी अथॉरिटीज़ है उसको डिस्पर्स कर दिया। मैंने एक पहले पूरा ट्री बना दिया कि मेरा एक, अगर मैं हूँ, मेरे अगर 2 सीईओ है तो ये मैंने ये अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर एक सीईओ 3 मैनेजर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
अगला सीईओ 4 मैनेजर को हैंडल कर रहा है, तो फिर से अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी मैंने, डिस्पोज कर दी। फिर अगला जो, अब ये जो मैनेजर है ये 3 एग्जीक्यूटिव को मैनेज कर रहा है, ये 2 एग्जीक्यूटिव को, ये 1 एग्जीक्यूटिव को, ये 3, तो फिर अथॉरिटीज डिस्पोज हो गई। और फिर ये जो अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स है ये अलग अलग ग्रुप्स एंड बंचेस ऑफ पर्सन्स हु आर वर्किंग, मतलब वर्कर्स और एम्प्लॉयज को क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है। मतलब मैंने हर एक लेवल पर अथॉरिटीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, काइंड ऑफ सिमिलर है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज में हम अथॉरिटीज असाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं ये जो अथॉरिटीज डिस्पोर्स कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों को बांट रहा हूँ ना, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसके कुछ डेफिनेशन है। डिसेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एज सेंट्रल पॉइंट। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन जो एग्जाम में लिखने के लिए 1 लाइनर डेफिनेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस है डिसेंट्रलाइजेशन के। पहला एडवांटेजेस और दूसरे 2-3 एडवांटेजेस इससे काफ़ी बिल्कुल सिमिलर है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह, कि पहला, लेसन द बर्डन ऑफ टॉप लेवल। अब टॉप लेवल के बंदे के पास ज़्यादा बर्डन नहीं है क्योंकि उसने डिस्पर्स कर दिया है और अथॉरिटी दे दी है, तो अब जिसके पास अथॉरिटी है वो काम करेगा और संभाल लेगा। हर छोटी चीज़ के लिए टॉप लेवल पर जाना ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरी चीज़, अब जब मुझे हर चीज़ के लिए टॉप लेवल के पास जाना नहीं है, उनके डिसीजन का वेट नहीं करना है, अब मैं खुद से डिसीजन ले सकता हूँ। तो खुद के डिसीजन जो लोअर लेवल पर डिसीजन हुए, लोअर लेवल को प्रॉब्लम हुई, उससे जस्ट ऊपर वाले ने उसका सोल्यूशन दे दिया, तो काम जल्दी हो गया ना। टॉप लेवल पे जाओगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और काम जल्दी हो गया, तो अब क्या हुआ, ये मेरे पास क्विक डिसीजन वाला एक एडवांटेज या इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ से मिल गया। द नेक्स्ट वन इज, अब बाकी सेम है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ये पहले बता दिया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये बता दिया, इफिशिएंट सुपरवाइजन एंड कंट्रोल, सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये सारी चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये था पूरा डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पोर्टेंस और एडवांटेज। अब ये जो डिसेंट्रलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये भी काफ़ी सिमिलर है, अपन देख लेते हैं। इट रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ वर्क ऑफ टॉप मैनेजमेंट, it induces motivation to subordinates, decisions are taken by subordinates. Through decentralization, internal and external economics can be gained. It entails effective control and supervision. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इंटेल्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड सुपरवाइजेशन। अब अगर एक बंदे को 100 बंदे संभालने के लिए दोगे तो ज़्यादा नहीं अच्छे से संभाल पाएगा। मैंने क्या करा, एक बंदे को 5 काम दिए, और इन 5 को फिर से 5 दिए, फिर इन 5 को 5 काम दे दिए। मतलब अब एक बंदा सिर्फ कितने संभाल रहा है, 5, फिर इन 5 को कौन संभाल रहा है, इसके ऊपर वाला 1, फिर उसके उस लेवल के सारे 5 को कौन संभाल रहा है, उसके ऊपर वाला 1। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पर कंट्रोल जो है वो इफेक्टिव रहेगा। 100 लोगों को संभालना मुश्किल है, लेकिन 5 लोगों को संभालना आसान है, उन पे कंट्रोल रखना आसान है, उनको सुपरवाइज करना, गाइड करना, कमांड देना आसान है एज कंपेयर टू 100। ठीक है, बट दिस इज ओनली पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक तुम्हारे बुक में डिफरेंस दे के रखा है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज और डिसेंट्रलाइजेशन में। ठीक है, वो पढ़ लेना। उसी के साथ ये चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब जिसको भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, 15-20 मिनट्स की चीज़ है, स्कूल में कभी टाइम लेके आना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको आना चाहिए, तो टाइम लेके आना, या स्कूल टाइम पे जो तुम्हारे स्कूल का टाइमिंग है उस टाइम पर आओ, समझा दी जाएगी। ठीक है, अगले चैप्टर में, अगले वीडियो से अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अभी ध्यान रखो, मिलते हैं बहुत जल्दी।